Hello everyone, I welcome you all to the very first lecture of our culture series and we are going to cover a very important topic today. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाकुंभ 2025। अभी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ग्रेगेशन हो रहा है महाकुंभ। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई नेम इज़ राणा ऋतुराज and I have appeared in this year's UPSC mains examination 24. Prior to this, I have also appeared in BPSC interview for project manager with economics as optional. Although मेरा यहाँ पर optional political science था, and I have also appeared in TPSC mains. So this is briefly my civil services journey. तो आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जब भी हम कोई टॉपिक यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि वो आपके सिलेबस में फेयर करता है कि नहीं, है ना, कि वो आपके सिलेबस में कहाँ है। तो जैसे महाकुंभ को अगर हमें पढ़ना हो तो जब आप GS1 का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है टॉपिक इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। आपको पता भी होगा कि इन द ईयर 2017 यूनेस्को ने कुंभ को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में शामिल किया। कुंभ को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में शामिल किया। तो आपको यहाँ से बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि ये हमारे लिए एक कल्चरल हेरिटेज है, ये हमारे लिए एक स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ठीक है। और दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी इट, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि ये है क्या, ये कॉन्ग्रीगेशन है क्या। तो महाकुंभ से पहले हम समझ लेते हैं कुंभ क्या है ना। तो कुंभ क्या है सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो कुंभ का अगर लिटरल मीनिंग आप देखेंगे तो लिटरल मीनिंग आपको दिखेगा होली जार, है ना, जिसको आप जैसे हिंदुइज्म में कलश को जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना। तो कलश क्या सिंबलाइज करता है? तो कलश सिंबलाइज करता है सिंथेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट थॉट्स, है ना, थीसिस, है ना, जो प्रोग्रेशन आप देखते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो बेसिकली जो जो कुंभ का भी पर्पस था, इसको शुरू किसने किया था? तो आदि शंकराचार्य ने इसको शुरू किया था, है ना। तो उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस था कि विद्वान लोग साथ में बैठें, वो डिबेट करें ऑन द मैटर्स ऑफ स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस, ऑन द मैटर्स ऑफ कल्चरल इम्पोर्टेंस, और वो अराइव करें इस चीज़ पर कि हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए, है ना, व्हाट शुड बी द प्रोग्रेशन ऑफ आवर लाइफ, है ना, हमारा लाइफ कैसा दिखना चाहिए, हाउ कैन वी हैव अ हार्मनी बिटवीन द सेल्फ एंड गॉड, है ना। तो कुंभ की शुरुआत जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने की। तो अब आपको यहाँ पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानना जरूरी है कि आदि शंकराचार्य ने कौन से स्कूल ऑफ थॉट को प्रोपाउंड किया। तो आप पढ़ेंगे कि ही प्रोपाउंडेड द स्कूल ऑफ थॉट कॉल्ड अद्वैत वेदांत। कौन सा स्कूल ऑफ थॉट था? अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत का क्या मतलब है? अद्वैत का मतलब नॉन डुअल, है ना, नॉन डुअल। ये कौन से नॉन डुअल की बात हो रही है? तो जगत गुरु शंकराचार्य ने हमेशा अपने जीवन भर ये प्रयास किया ये समझाने का कि आत्मन और ब्राह्मण, दे आर वन एंड सेम। आत्मन और ब्राह्मण, आत्मन का मतलब सेल्फ और ब्राह्मण का मतलब गॉड, ठीक है। तो वो कहते भी थे अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है कि ये जो आत्मन है और ये जो ब्राह्मण है, ये दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है ना, दे आर वन एंड सेम एंटिटीज, है ना। तो यही आत्मन है और यही ब्राह्मण है। तो उनका मतलब क्या था? तो ही सॉ एवरी ह्यूमन बीइंग एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड। हर इंसान को उन्होंने एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड के रूप में देखा। और अब देखिए ये कितना बड़ा मैसेज है, ये कितना बड़ा मैसेज है कि आप हर ह्यूमन बीइंग में गॉड देखते हैं। गॉड का मतलब गुडनेस से है, गुडनेस का मतलब है हार्मनी से, हार्मनी का मतलब है वर्ल्ड में एक पॉजिटिव ऑर्डर से, है ना, वर्ल्ड में एक पॉजिटिव ऑर्डर से। और पॉजिटिव ऑर्डर से मतलब है कि देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड, है ना, देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड। और यही तो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं उनका पर्पस होता है कि दे कैन इंश्योर पीस इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मेंशन करना चाहूँगा। जब स्वामी विवेकानंद
लौट कर आते हैं शिकागो से, वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं। इसको आप एसए में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप जीएस में, इसको आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि what the world needs today, what the world needs today is the synthesis of scienticism of the West, scienticism of the West and spiritualism of the East, and spiritualism of the East, है ना। तो स्वामी विवेकानंद ने ये ओपाइन किया उस समय कि हमें क्या चाहिए, साइंटिसिज्म ऑफ द वेस्ट चाहिए और स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट चाहिए। तो ही टॉक्ड अबाउट सिंथेसिस ऑफ द टू, ठीक है। तो मैटर्स अपार्ट, अब हम आगे देखते हैं कि ये कुंभ ऑर्गेनाइज कब होता है ना। तो ये कुंभ 12 साल के अंतराल पर, आफ्टर इंटरवल ऑफ 12 ईयर्स, ये कुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये कुंभ भारत में 4 जगहों पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। ये 4 जगह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो जहां अभी हो रहा है, प्रयागराज। दूसरा हरिद्वार। तीसरा नासिक। और चौथा देखेंगे आप उज्जैन, ठीक है। अब ये जो इवेंट्स जहाँ हो रहे हैं, है ना, ये जो कुंभ का इवेंट जहाँ हो रहा है, वो कौन कौन से रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे हो रहा है? तो प्रयागराज में ये 3 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे हो रहा है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती के, है ना। आप जैसे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या है, गंगा, यमुना और सरस्वती का कॉन्फ्लुएंस है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, ठीक है। इसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। तो एक तो पहला हो गया प्रयागराज, है ना। तो प्रयागराज में कहाँ है, गंगा, यमुना और सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस पे हो रहा है। हरिद्वार में कहाँ हो रहा है, हरिद्वार में भी गंगा माता के तट पर ही हो रहा है। नासिक में कहाँ हो रहा है, याद कीजिए, एक रिवर है जिसको हम ओल्ड गंगा बोलते हैं। कौन सी रिवर है वो, गोदावरी, है ना। फिर उज्जैन में कहाँ हो रहा है, तो उज्जैन में शिप्रा रिवर के तट पर हो रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशंस, कि कुंभ, एक स्टेटमेंट आपको दे देगा कि कुंभ इज ऑर्गेनाइज्ड on the bank of गोदावरी रिवर इन नासिक, है ना। फिर दूसरा स्टेटमेंट कुछ और दे देगा, इसी से रिलेट करके कोई स्टेटमेंट आपको उठाकर दे सकते हैं वो लोग, ठीक है। उसके अलावा ये जो रिवर्स हैं, यहीं पर आपको रिवाइज कर लेना है। जैसे गोदावरी रिवर है नासिक में, तो गोदावरी का आपको ओरिजिन देख लेना है ना। तो जैसे गोदावरी का ओरिजिन क्या है, त्र्यंबकेश्वर प्लेटियाव है, गोदावरी का ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर है। इसी तरीके से और जितने रिवर्स हैं उनका आप ओरिजिन देख लेंगे, उनके ट्रिब्यूटरीज देख लेंगे, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, ये जो मैं सेग्रीगेशन की बात कर रहा था कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि कुंभ है क्या, है ना। कुंभ ऑर्गेनाइज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। कुंभ को यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में कब मेंशन किया, तो 2017 में। हाँ, तो इसी के साथ आप क्या करेंगे कि इंडिया के जितने इवेंट्स इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में हैं, ठीक है, जितने भी हैं, जैसे कि दशहरा, है ना, और भी इवेंट्स हैं, तो उन सबको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अच्छा, जो हम अभी तक कुंभ की बात कर रहे थे, अब महाकुंभ क्या है, तो कुंभ जैसे 12 साल के अंतराल पर होता है, महाकुंभ 144 साल के अंतराल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसका जुपिटर के रोटेशन से रिलेशन है ना। तो आगे देखते हैं कि मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ठीक है। लेट अस सी एट द नेक्स्ट पेज। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला टूरिज्म, not just from the perspective of UPSC but specifically UPPCS, है ना। UPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि वहाँ यूपी में
कल्चर पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। अभी रिसेंटली राम टेम्पल का डेवलप होना, जो कि रामायण सर्किट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, या फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल का होना, या फिर काशी तमिल समागम, है ना। काशी तमिल समागम अभी फरवरी में सिलेक्टेड है, काशी तमिल समागम होगा फरवरी में, ठीक है। तो उस लिहाज से देखें तो महाकुंभ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप सोचिए, इट इज़ अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ 50 मिलियन पीपल, 50 मिलियन लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ अ मंथ। तो ये कितना वेल्थ, एक तो वेल्थ जनरेट करेगा, दूसरा आप देखेंगे इसमें सिर्फ भारत के अलग अलग जगहों से लोग नहीं आए, इसमें फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। दे वांट टू एक्सपीरियंस द कल्चर ऑफ इंडिया, है ना। बहुत सारे फॉरेनर्स, आप सेलिब्रिटी फॉरेनर्स को भी आप देख रहे होंगे, तो सब लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो टूरिज्म के लिहाज से जो हमारा तो इसमें आपको क्या करना है कि टूरिज्म से रिलेटेड जो जो स्कीम्स हैं, है ना, जो स्कीम्स हैं उनको फटाफट एक बार देख लेना है ना। हृदय हो, या फिर अडॉप्ट अ हेरिटेज हो, ठीक है, इस तरीके के जो स्कीम्स हैं उनको देख लेना है, ठीक है। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरा मीन्स में क्या इंपॉर्टेंस इसका है, तो ये हमारा सॉफ्ट पावर का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। कैसे है, आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से पिछले वर्षों में आपने देखा होगा कि क्योटो और वाराणसी को सिस्टर स्टेट्स के तर्ज पर डेवलप किया गया। तो जैसा क्योटो दिखता है साफ सुथरा, और वैसा ही वाराणसी को बनाना था। और वाराणसी का जो स्पिरिचुअल है, मतलब स्पिरिचुअलिज्म है, वो क्योटो अपनाना चाह रहा था, है ना। तो यूपी में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ठीक है। तो अगर महाकुंभ जैसा प्रोजेक्ट है, तो ये वर्ल्ड को क्या मैसेज भेजता है, ये वर्ल्ड को मैसेज भेजता है स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअलिज्म का, ठीक है। ये वर्ल्ड को मैसेज भेजता है पीस का। इंडिया की जो पॉलिसी रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा क्या रही है, इट हैज़ बीन पीस सेंट्रिक, है ना। इवन रशिया यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में आपने रिसेंटली देखा भी होगा, प्राइम मिनिस्टर का पॉडकास्ट आया था, आपने उसमें देखा होगा कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट न्यूट्रल, है ना, वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर बायस्ड टुवर्ड्स पीस, वी आर बायस्ड टुवर्ड्स पीस। और यही कारण था कि आपने देखा होगा व्लादिमीर पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील कैन नेगोशिएट, है ना, कैन नेगोशिएट, तो उनको ऑफिशियली बोला। और तो इससे आपको ये भी दिखता है कि ब्रिक्स का क्या रोल है ना। तो रीजनल ग्रुपिंग्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल करते हैं। यूएनएससी का फेलियर ही कहा जाएगा रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो हम एक अलग डायमेंशन देख रहे थे सॉफ्ट पावर का, और उससे हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। तो जब महाकुंभ को आप देखते हैं, तो महाकुंभ अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है ना, और इसका एक बहुत बड़ा स्पिल ओवर होगा पूरे वर्ल्ड पर। पूरे वर्ल्ड से लोग हम हमारे कल्चर को देखने आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावे इसका जो तीसरा इम्पोर्टेंस मीन्स के लिए वो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, ठीक है। कैसे है, तो क्राउड मैनेजमेंट, ठीक है, क्राउड मैनेजमेंट। आपको ध्यान होगा कि महाकुंभ को ऑर्गेनाइज करने से पहले 2 साल पहले से इसके टेंडर्स इशू किए गए। इसका आईसीटी का यूज़ करके कैसे इसका मैनेजमेंट होगा, वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ड्रोन्स का यूज़ किया गया, है ना, ताकि जो रूट्स हैं, जो पाथवेज हैं, उनको 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 क्लियरली डिमार्केट किया जाए, कैसे उसको यूज़ किया जाएगा। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वहाँ एक सिलेंडर के फटने का इंसिडेंस हुआ, बावजूद उसके देयर वाज नो कैजुअलिटी। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अ गुड क्राउड मैनेजमेंट, है ना। और क्राउड मैनेजमेंट अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा कि 2024 के मेंस में जीएस थ्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्राउड मैनेजमेंट पे। तो क्राउड मैनेजमेंट और कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो मेधरम जत्रा, जितने भी जत्रा होते हैं भारत में, जैसे मेधरम जत्रा होता है आपका तेलंगाना में, ठीक है, या फिर जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ यात्रा होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वहाँ क्राउड मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। इतनी भीड़ होती है, बावजूद उसके
क्राउड को अच्छे से मैनेज किया जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज ऑल दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि किसी भी टॉपिक को जब आप ले रहे हैं तो इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट करें कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड रखें, क्योंकि आपको बहुत सारा टॉपिक कवर करना है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी that I wanted to cover for you. That is all for this lecture. So see you in the very next lecture, where we shall be covering another important topic. Thank you.